अस्सलाम वालेकुम। शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुकदमात के जो है वो समाअत हुई। अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल के अज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई और इसके अलावा हिना जिलानी एडवोकेट जो हैं उनकी एक बड़ी अहम दरख्वास्त थी जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उनके हवाले से थी और उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का, जिस पर एतराज़ात लगे थे और फिर एतराज़ात के बाद आज वो 2 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की है और वो बेंच था जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल। जबकि तीसरा जो अहम मुकदमा था वो था चीफ जस्टिस की सरबराही ही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल। और ये मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड ऑर्डर्स रिव्यू एक्ट 2023 के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत का। अब दिलचस्प अमर ये है कि इन दरख्वास्तों के साथ जो 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म है उस पर इलेक्शन कमीशन का रिव्यू भी लगा हुआ है। आज जो है ये अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि वो पहले ये जो कानून है इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सुनेगी और फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का जो नज़रसानी है उसको डिटरमिन करेगी। क्योंकि अहम नुक्ता ये है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो नया कानून आया है उसके तहत जो 185 की जो एपलेट जुरिस्डिक्शन है और उसमें इख्तियार नज़रसानी का स्कोप जो है वो वसी किया जाए। इस पर बड़े चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स भी दिए। तो पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि नासिर साहब आज जो है वो जो अहम चीज़ मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है, ये केसेस तो चल ही रहे हैं, तो जो हिना जिलानी साहिबा की आइनी दरख्वास्त थी ये थी क्या इस पर एतराज़ात लगे थे और आज जो है वो अदालत ने इस पे क्या काबिल समाअत होने के वाले से कोई फ़ैसला महफूज किया है? कोई नोटिस वोटिस तो जारी नहीं किया? वो उन्होंने बेसिकली यही है कि काबिल समाअत है कि नहीं उसको रिज़र्व किया है। बेसिकली ये उन्होंने ये पिटीशन ये की थी कि किस किस्म का जो बिहेवियर है एक जज का वो मिसकंडक्ट में आता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये बेसिकली हुआ था कि उन्होंने कोई रेफरेंस फाइल किया था फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से। वो बाद में रिटायर हो गए, तो उनका ये कहना था कि रिटायरमेंट के बाद भी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो एक अगर वो मिसकंडक्ट के ज़मरे में आते हों तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो वो इस तरह की पिटीशन थी, ये सिविल सोसाइटी की तरफ से थी। इसमें मरहूम ज़ियाउद्दीन साहब का भी नाम था पिटीशन में, फ़रतुल्लाह बाबर साहब भी थे और हिना जिलानी उनकी वकील थी। तो अभी ये अब देखें वो हो गया है जजमेंट रिज़र्व। अब इस पे कोई ऑर्डर आएगा तो ये तभी ख़बर सही तरह बनेगी या समझ आएगी। लेकिन बेसिकली वही मैंने जो बात की ना कि बिहेवियर के हवाले से थी कि जजेस जो हैं जब चीफ जस्टिस बनते हैं, आपको याद है साकिब निसार साहब के बारे में यही मशहूर था कि वो उनका बिहेवियर ऐसा होता था कि किसी को भी बुला लिया, किसी को की भी तज़दीक कर दी, किसी के ख़िलाफ़ भी चले गए, डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी। देखिए जो हिना जिलानी थी उनका ये कहना था कि जी जज जो है अगर किसी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू होती है और जज जो है वो इस्तीफ़ा दे देता है तो कार्रवाई ख़त्म। ये काउंसिल के अंदर नहीं लिखा हुआ, मतलब काउंसिल की कार्रवाई के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इस तरह से जो है ना उसको कर देंगे। फिर दूसरा ये उस पर जो है जस्टिस मुनीब अख्तर कहना था कि जनाब आजकल तो शिकायत काउंसिल के पास पहले बाद में आती है, सोशल मीडिया और मीडिया पे जो पहले चल जाया करती है। तो ये तो ताकत है ना मीडिया की और सोशल मीडिया की। इस ताकत को तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, ये तो आप इसको कटेल नहीं कर सकते। ये तो लोगों का हक है कि पता लगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये हाँ ये ठीक है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो डिसाइड करे वो अपनी इंक्वायरी करे। हो सकता है जिसके ख़िलाफ़ एलिगेशन हो वो बिल्कुल इनोसेंट हो, बिल्कुल फजूल किस्म की कंप्लेंट हो। तो अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम ये कह देते हैं जुडिशल काउंसिल को और जुडिशल काउंसिल जो है वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करे तो क्या फिर जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कार्रवाई होगी? ये भी सवाल जो है उन्होंने उठाया था। देखें यही तो इंटरेस्टिंग है। फिर अगर जुडिशल काउंसिल में तो 5 मेंबर्स होते हैं तो किसके ख़िलाफ़ होगी फिर कंटेम्प्ट? चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। तो अभी आपको याद है कि एक अभी रिसेंटली एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल हुई थी एक जज के ख़िलाफ़, सीनियर जज के ख़िलाफ़। तो चीफ जस्टिस ने क्या ऑब्जर्वेशन दी थी? उन्होंने कहा था कि ये इट इज़ बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट, आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेने देने। और आप क्या एक जजेस के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं?
कंटेम्प्ट जो है वो कोर्ट फील करे तो इनिशिएट होती है। अच्छा, दूसरा जो है हिना जिलानी साहिबा का ये भी कहना था कि ये सदर को इख्तियार होना चाहिए कि कौंसिल के फ़ैसले के बाद वो जो है वो इस बात का फ़ैसला करे कि वो जो बेनिफिट्स हैं उसको मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। नहीं, ये बात तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपसे मैं ज़रा दूसरे सियासी किस्म का सवाल करता हूँ। जुडिशल अब मतलब है कि जो जुडिशल पॉलिटिक्स के ऊपर ये साकिब निसार साहब के हवाले से है जी और जस्टिस मुनीब की अपॉइंटमेंट और फिर उनका ताल्लुक, तो ये आप समझते हैं कि ये अप्रोप्रिएट बेंच था जो जैसे साकिब निसार के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत करता, और ऐसा बेंच क्यों बनाया गया? देखें, ये बात तो है कि तसर ये नहीं आना चाहिए। अब तसर अगर ये आएगा कि चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट के 3 महीने बाद अगर कोई साकिब निसार बचाओ तहरीक चल रही है या जो भी कि जी ऐसी जैसे ऑडियो लीक्स में कि साकिब साहब को ना बुला लें तो ऑडियो लीक्स को स्टे कर दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई आती है दरख्वास्त वो भी यही जजेस सुन लेते हैं। दूसरे जज या तो ये सुप्रीम कोर्ट में रूल्स बना दें कि यही जज फैसला करेंगे 184(3) पे। आप 15 महीने से बताएं कि कौन सा केस है। एक केस पनामा का लगा है गलती से सरदार तारिक साहब के बेंच में, गलती से लग गया, मुझे तो यही लग रहा है। अच्छा। जो रिमार्क्स हैं लग तो ऐसा रहा कि गलती से लग गया। ये 2016 से साकिब निसार साहब का दौर चल रहा है, 2016-17 विद फैक्ट, और वो जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपने लोग बैठे हैं, हर जगह उनके बंदे बैठे हैं, और सितंबर में ये है कि वो दौर ख़त्म हो जाएगा। क्या मतलब है कि नया दौर शुरू होगा, सुप्रीम कोर्ट में नई क्या कहते हैं सूरज तलू होगा या जो भी। अब मसला ये है कि वो जो 6-7 साल में जो कुछ करते रहे हैं, एक तो धड़ाधड़ वो पुराने केस लग रहे हैं, सोमोटो 184(3), क्या मकसद क्या है जी, वो काजी साहब से पहले ख़त्म करो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पटिशन भी आज लगनी थी और वो भी इस बेंच में लाइक माइंडेड। सबको नहीं पता कि मुनीब साहब का तल्लक साकिब साहब के साथ क्या है। देखें, ये तसर चीफ जस्टिस साहब को बेंचेस की बात अगर 16 महीने 17 महीने में गलत हुई है तो अगले ही 3 महीने बेंचेस की कोई कंपोजिशन बेहतर करें, बैलेंस करें। देखें, अभी ये जो एक्ट चेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये 8 जजेस का था, वहाँ पता लगा कि भाई 1-2 जज तो कहते हैं यार फुल कोर्ट में हर्ज क्या है ये वो। तो अब ये जो दूसरा मैटर था ये भी तो फिर उस 8 रुकनी को भेजना चाहिए था। ये जो भी ये 3 जजेस सुन रहे हैं कि जी नया जो कानून में वायरीज हैं रिव्यू के मामले में, आज जो है वो जो दरख्वास्त गुजार ने ये कहा भी कि भेज दें उधर। जब फैसला ज़हन में पहले रख के तो फिर बेंच बने, फिर क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? नासिर साहब क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? ये तो हम कह रहे हैं कि देखें, ऐसा बेंच नहीं बनना चाहिए जिसको देख के हियरिंग से पहले हमें पता लग जाए इसमें क्या ऑर्डर है। मतलब ये एक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये एक इम्प्रेशन सा बन गया है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। इसमें बहुत इंडिपेंडेंट जजेस हैं। तो क्यों हो रहा है, मतलब आपके ख्याल में? ये तो मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए। तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं है जो है वो। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब को आप कोई मशवरा देंगे इस हवाले से? क्या देंगे? मैं कोई नहीं, अगर आप देना चाहें। चलें, आपकी सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस सारे जजेस जो हैं उनसे ज़्यादा है। ये जब जज नहीं थे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है। नहीं, मैं जो हूँ ना मशवरा देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन बात वही है जो हसनात साहब ने की है कि बेंचेस में तमाम जजेस को के पास केसेस लगने चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है ना कि कुछ जजेस ऐसे हैं जो 184(3) के बारे में उनका एक ओपिनियन है, तो उनके सामने वो नहीं सुनना चाहते। जैसे जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, वो 184(3) की पिटीशन नहीं सुनना चाहते। अच्छा नासिर साहब, वैसे ये जो जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट 2023 है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट 2023, ये इस 3 मेंबर बेंच के सामने सुनने की क्या वजह लगी और आपको कि यही 3 लोग सुने? ये एक लॉ था, इसकी भी वायरीज जो है वो चैलेंज हुई थी, और फिर दूसरा जो है हमने ये भी बड़ा एक आज वो देखा है कि अली ज़फ़र एडवोकेट साहब, उन्होंने अभी इम्प्लीमेंट पार्टी बनने के लिए दरख्वास्त दी नहीं है, और वो आर्गूमेंट्स जो है उनके शुरू भी हो गए, अभी शायद नंबर भी नहीं लगा, और उनके आर्गूमेंट्स जो है वो शुरू हो गए हैं। और दूसरा हनीफ राय कहना मैंने 2 मिनट दे दो सर, 2-3 मिनट दे दो, तो आपको सुनेंगे कल 3 मिनट मिलेंगे उन्हें। अच्छा, हनीफ राय, हाँ कल नहीं, कल फैसला हो जाएगा।
ये मुझे नहीं पता, लेकिन कल उनको वैसे अली ज़फ़र साहब ने तो यही कहा है कि मेरे मोटे मोटे आर्गूमेंट्स ख़त्म हो गए, कंप्लीट हो गए। नहीं, लेकिन और जो पटिशनर नासिर साहब, अली ज़फ़र तो कह रहे हैं कि जी ये अल्ट्रा वायरस है, ये जो रिव्यू की जुरिस्डिक्शन को इनलार्ज करने का मामला है, ये आइन में तरमीम किए बगैर नहीं दिया जा सकता, जो कि कानून के ज़रिए की है। ठीक है, लेकिन नासिर साहब अभी जो सुओ मोटो वाला फ़ैसला कल आया है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(1) के अंदर है ना कि सदर से मशवरे के बाद डेट दी जाए, जबकि मौक़िफ़ ये है कि सदर जो है वो वज़ीर आज़म के एडवाइस का पाबंद है। तो उन्होंने तो ये एक स्टैचुरी लॉ की इंटरप्रटेशन करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर दिया। यही तो जुल्म हो रहा है। ये क्या जुल्म हो रहा है नासिर साहब? देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के बेंचेस वही बात है ना कि वही नहीं होने चाहिए ना, दूसरे जजेस के सामने लगाएं, उससे हमारा भी कुछ टेस्ट चेंज हो। क्या कह रहे हैं? कोई साफियों का भी टेस्ट चेंज हो, कोई रिमार्क्स का भी। देखें, एक तो माइंड सेट है 70 साल से कि ये कौन होती है पार्लियामेंट हमें रेगुलेट करने वाली। हम खुद बेशक हो ना हो, हालांकि हम समझते हैं कि इनबैलेंस है सो मोटो, लेकिन हम नहीं करते, तो ये कौन होते हैं? ये मामे लगने। अच्छा, बात ये है कि वो कुछ एक अब कुछ जजेस फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में हैं जो समझते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो कानून बना सकती है, उसको इज़्ज़त तकरीम देनी चाहिए। लेकिन वजह यह है कि वो चाइना कटिंग की नज़र हो रहे हैं, और वो है ही नहीं, वो किसी जगह है ही नहीं। उनको बताए ना कि नासिर साहब, पार्लियामेंट का इख्तियार चाइना कटिंग हो रही है, क्या क्यों हो रही है? नहीं, देखें, पार्लियामेंट जो है ना, वो मैं तो बिलीव करता हूँ कि ये मदर इंस्टीट्यूशन है। नहीं, ये वो तो ठीक है, आप यकीन करते हैं, सारा कुछ है, ये क्यों नहीं यकीन करते? ये चाइना कटिंग क्यों हो रही है? ये तो देखिए, चाइना कटिंग से मुराद तो ये है ना कि जो चाइना कटिंग बेसिकली के सरकारी ज़मीन में से कोई हिस्सा निकाल के प्राइवेट पार्टी इख्तियार का तजावुज़ है ना, मतलब ये कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट के इख्तियार। तो वही बार हम यही कह रहे हैं ना कि बेंचेस ऐसे बनने चाहिए जिस पे लोग, जब ये ना हो कि बेंच की कंपोजिशन देखते ही पता लग जाए कि क्या ऑर्डर आएगा। अच्छा, ये जो आज चीफ जस्टिस ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं कि जनाब ये जो अपील है ये सुपरा किस्म की जो है ना वो बना दिया है उसके अंदर। अली ज़फ़र के आर्गूमेंट्स है ना, उन्हीं को उन्होंने रिपीट किया कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन अपील और रिव्यू, और ये बेसिकली एक सुपर या सुपरा, एक सुपरा ऊपर होती है, सुपरा अपील है, सुपरा अपील है जो एक जज जो है ना वो रिमार्क देते हैं, दूसरा उसको इंडोर्स, तीसरा मजीद आगे, ऐसी लाइन लेंथ होती है। वो जो एक था ना कि जो एक दो बीच में गलती से बैठ जाते थे जजेस, तो वो बैलेंस हो जाता था ना। अब ये है कि अब आपको इधर से अली ज़फ़र साहब हैं, वो फुल टास्क दे रहे हैं आराम से। अली ज़फ़र साहब एक सेनेटर भी हैं नासिर साहब। आज जब वो सवाल पूछा जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि 188 के अंदर है ना कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड रूल्स, ठीक है ना, मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने ये सवाल किया कि अगर दोनों चीज़ें जो हैं वो कानून भी है और रूल्स में भी है, तो रूल्स में अगर सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ तय कर चुकी हो तो क्या पार्लियामेंट जो है वो उसमें स्टेप इन कर सकती है और उससे मुतज़ाद कोई कानून बना सकती है? तो अली ज़फ़र साहब कहने लगे जी उनके नज़दीक तो ये दोनों इक्वल ही हैं। मतलब बीइंग ए सेनेटर उनका ये आर्गूमेंट आपको कितना अच्छा लगा? देखें, हमारे वकील हजरात यही करते हैं ना कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं तो वो पार्लियामेंट को वो जो है वो भूल जाते हैं ना, वो उन्होंने तो केस जीतना है अपने क्लाइंट के लिए। एक दफ़ा फिर पीटीआई जो है ना इसमें आ गई है। आज जो वो एक्चुअली पार्टी, हाँ वो क्या नाम है उनका, हर आदमी वैसे है उमर अयूब खान जो सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से पेश हुए हैं ना। तो थोड़ा अंदाज़ा है कि आइन सबसे ऊपर, नीचे लॉ, उसके बाद रूल्स, फिर कोई रेगुलेशंस हैं, आइन, लॉ और फिर रूल्स। हाँ, रूल्स फिर रेगुलेशंस हैं, क्योंकि आर्मी एक्ट और ये रेगुलेशन वहाँ तो बहुत ज़्यादा है ना दूसरी साइड। फिर कुछ एसओपी, उनके तो खैर लीगल हैसियत। अब ये आज अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो लॉ के बराबर हैं, और दूसरा उनका ये भी था कि रिव्यू का अगर स्कोप रूल में भी बढ़ाएं। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो नासिर साहब कोई रूल्स जो हैं वो आइन या कानून से मुतसादम तो नहीं बन सकते ना, ये भी है। नहीं, लेकिन 1980 के रूल्स हैं, दुनिया तब्दील हो गई क्यूम साहब, जो असल मीटिंग ही नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, 184(3) का रिव्यू का स्कोप वाइडन कहा गया है ना। एक लोगों का फंडामेंटल राइट भी है, राइट ऑफ अपील भी है, फेयर ट्रायल भी है। जब सियासतदान आप 184(3) में दायाद नैल करेंगे को वारंटों में, और उनको राइट ऑफ अपील भी नहीं है, इतना बड़ा राइट आप सलब कर रहे हैं,
और उसके लिए अगर सिर्फ रिव्यू के स्कोप को बढ़ाया है तो आप कहते हैं जी कि रिव्यू का स्कोप कैसे बढ़ा है, फिर या तो 184(3) का जो इस्तेमाल है वो स्पेयरिंगली करें। हाँ। जब आपने 184(3) में बहबूद आबादी भी कंट्रोल करनी है, आपने डैम भी बनाना है, आपने नस्ला टावर भी गिराना है, तो फिर 184(3) में जो नस्ला टावर में लोगों के उनका कुछ तो फिर अच्छा मज़े की बात है रिव्यू में। अब जो इनको तकलीफ ये भी थी बहुत से लोगों को कि जी वो लार्जर बेंच क्यों है। अमूमन कयूम साहब आप ज़रा डेटा निकालें, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में एक जज रिटायर होता है वो जजमेंट दे के, सुप्रीम कोर्ट 184, उसका रिव्यू बहुत से सुमेरा मलिक केस और बहुत से केस हैं, हुबारा बस्टेड वाला है, जजेस मराद तो इसका मतलब है कि जजेस भी रिव्यू में जब मुख्तलिफ बैठते हैं तो उनका व्यू डिफरेंट होता है। अब ये कहते हैं जी जजमेंट फाइनलिटी हो गई है, जी फाइनलिटी क्या, ये अब खुद बंदयाल साहब ने एक दो दफ़ा कहा कि जी मैं भी अपनी आपको करेक्ट की है। जब 184(3) का आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सियासत को शेप दे रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत 2009 से सुप्रीम कोर्ट ने शेप दी। मैं तो कहता हूँ कि सिविलियन सुप्रीमेसी को अंडरमाइन करने में भी सुप्रीम कोर्ट का पूरा रोल। ठीक है, तो फिर अब इसमें नासिर साहब ऐसे एक बात है कि जो है वो अप्रैल 2010 के अंदर जब 18वीं आईनी तरमीम आई, उसके अंदर आर्टिकल 10A जो है उसका इजाफा किया गया। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अब उसके बाद 1980 के रूल्स जो हैं उनको भी तब्दील नहीं होना चाहिए। उसी साइड पे आ रहा था। तो जैसा कानून आता है तो वो उसको आने से पहले वो बंद कर दिया और फिर जो है उसको 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी शुरू कर दी। देखिए जब ये बात ये दरअसल यही है ना कि जब ये रूल्स बने थे, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि फाइनलिटी होनी चाहिए। ये जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने कोर्ट में भी कहा था कि एक केस को पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होते थे 20 से 25 साल लगते हैं, फाइनलिटी होनी चाहिए और रिव्यू का मकसद ही यही था। लेकिन अभी मेरी बात नहीं ख़त्म हुई, लेकिन उस वक्त 184(3) पे इतने सुमोटो इनिशिएट नहीं होते थे। आप ये भी देखें, और ये देखें सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील। आप जब सुप्रीम कोर्ट ही 184(3) उठा रही है तो फिर उसकी अपील होनी चाहिए। और ये डिमांड आज से नहीं है, कई अरसे से की बहुत पुरानी डिमांड है, क्योंकि जो एग्रीव पार्टी है उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और वो एग्रीव पार्टी जो है वो कोई भी हो सकता है। आपको पता है इसमें गवर्नमेंट्स भी हैं और एक इंडिविजुअल्स भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये समाअत मुसलसल हो रही है तो ये जजमेंट एंड क्या है यार, जजमेंट एंड ऑर्डर रिव्यू एक्ट जो है ये आपको ठहरता हुआ नज़र आ रहा है? मुझे तो नहीं ठहरता। मुझे लग रहा है यार मैं जो भी बात कहता हूँ फिर आप मेरा मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो अक्सर ठीक ही चल रही है आज तक। नहीं मैं देखें नाज़िर साहब आपके लीगल एक्यूमेंट के तो हम जो है ना वो मुनासिब नहीं था कि यार्ड रुकनी बेंच बताएं रेफर हो जाता, ये यार्ड जजेस सुनते, वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस भी सुन रहे थे ना, पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस देख रहे थे। नासिर साहब ये वाकई ये क्या है कि या एक कानून की वायरिस वही वो हुई भी है, उसके अंदर भी वो 3 सुन रहे हैं और उसी तरह का एक कानून है जो अभी बना नहीं था, ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसके ऊपर 3 बिठा दिए, जो अभी बिल की स्टेज के ऊपर था वो 8 जज बना के। तो ये क्या है, मतलब क्यों कंसिस्टेंसी नहीं है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे एक बात समझ में आ रही, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आपको याद होगा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कोर्ट को ये कहा था कि मैं गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से एक नया लॉ बना रही है, क्योंकि ओवरलैपिंग है 2 लॉ के दरमियान और ये डुप्लीकेशंस है। हम एक लॉ बना रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं ओवरलैपिंग। तो मे भी कोर्ट का ये ख्याल है कि चूँकि ये नया लॉ बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको लार्जर बेंच नहीं बना रहे, क्योंकि लार्जर बेंच की बात है ना, उसमें मतलब है कि यहाँ पे कनपट्टी पे रख के केड़ा कानून बनाना केड़ा नहीं बनाना। नहीं ये मुझे नहीं पता। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वैसे भी नया लॉ बन जाएगा। तो ये पार्लियामेंट को नहीं गाइडलाइन क्यों दे दें, गाइडलाइन दे दें। और फिर ये भी है रीड इन कर लें थोड़ा बहुत, जिस तरह वो कह रहे थे चीफ साहब ने। देखिए नासिर साहब कह रहे हैं कि ये जो है ना जजमेंट एंड प्रैक्टिस जजमेंट एंड ऑर्डर रिव्यू एक्ट 2023 ये बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं मेरा ख्याल नासिर साहब सारा उड़ा देंगे या कुछ हिस्सा उड़ाएंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि ये उड़ाएं या ना उड़ाएं फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नया लॉ शायद आ जाए तो ये जो हेयरिंग है मुझे तो लगती है इसका कोई फ़ायदा भी नहीं रहा होगा। ये मेरा ख्याल है। ये भड़ास है जो निकल रही है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि वही बात है, इसमें चीफ साहब ने एक और बात की, वो उन्होंने कहा जी इसमें अगर 187 का इफेक्ट दे देते ना और ये ना करते ना, ये जो स्कोप को वाइड, ये इन्होंने इक्वल कर दिया अपील और रिव्यू को,
और इसकी तकसीम फ़र्क ख़त्म कर दिया। ये अगर कह देते कि 187 का इफेक्ट होगा रिव्यू में तो वो कंप्लीट जस्टिस वाला नहीं, तो वो तो ऑलरेडी मौजूद है, उसमें क्या है मसला। अभी आप इमरान खान साहब की जो सी दरख्वास्त आई थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दिया था और उसकी अपील आई थी जिस पे एतराज़ और नंबर लगे और CMA थी जो सी उसके ऊपर उन्होंने किया और उसको 185 रेड विद 187 उसमें कंप्लीट जस्टिस करके उन्होंने कहा छड़ो शहजादे नू। हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपना ओरिजिनल इख्तियार तो है। वो जब मुलाजमीन के केस में देखें, वो सेक्ट एम्प्लाइज के केस में 187 इस्तेमाल हुआ। इवन मेरा ख्याल है जस्टिस काजी 184(3) में रिव्यू डिसमिस किया, 187 के तहत उसको जिंदा किया और बहाल कर दिया। काजी फैसल केस में भी जो FBR को मैटर भेजा था वो 187 नहीं था इस्तेमाल उसका भी। मेरा ख्याल है कि उस तरह की चीज़ें होंगी। तो नाज़िर साहब, फिर आप क्या देख रहे हैं कल फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली वाले इशू पे क्या होने जा रहा है? सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग में कि मुझे तो अच्छी बात है अगर वो एलिवेट हो जाए। वो मेरे तो इसको वेलकम करना चाहिए। अच्छा, एक खातून जज का इजाफा हो जाएगा। हुकूमत ने तो बड़ा वादे कह दिया है कि जी हम करेंगे सपोर्ट, अटॉर्नी जनरल भी और लॉ मिनिस्टर भी। तो वैसे एक चीज़ है कि चीफ जस्टिस साहब को बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो वो चाह रहे थे अपने जज, वो उस तरह का जज उनको नहीं मिला, लेकिन ठीक है, क्रेडिट उनको बनता है कि खातून जज। अच्छा नाज़िर साहब, अरशद शरीफ केस के अंदर शौकत सिद्दीकी, अरशद शरीफ की वालदा के वकील, उन्होंने कहा था कि इमरान खान समेत 5 लोगों को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दी थी। उस पर जब वो एम्फेसिस कर रहे थे, ठीक है, ये बात ठीक है कि भी अदालत जो है ना तफ्तीश में रुकावट डाल सकती है, ना डायरेक्ट कर सकती है, वो सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन अदालत इतनी बरहम क्यों हो गई थी इस दरख्वास्त के ऊपर? नहीं, वो बेसिकली इमरान खान साहब का नाम आ गया था। नहीं, बेसिकली वो यही कह रहे थे कि आप इनको दरख्वास्त दें। आपने सुप्रीम कोर्ट में तो दरख्वास्त दे दी है, इनको दरख्वास्त दें इन्वेस्टिगेटर्स को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो अगर वो समझते हैं तो वो ज़रूर उनको इम्प्लीट करें। और देखें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है कि इन लोगों ने क्लेम किया था कि हमें मालूम है कि अरशद शरीफ साहब के पीछे कौन है, क्या अवामिल कारफरमा थे और उनको किस तरीके से, मतलब ये उनके एलिगेशंस हैं। उसमें मुराद सईद साहब को याद होगा, उनके स्टेटमेंट एक आई थी। इमरान खान साहब ने भी किसी जगह बात करते हुए कही थी। और इवन लॉन्ग मार्च, आज शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि जी लॉन्ग मार्च भी उसकी बुनियाद पर हो रहा था जो वजीराबाद के अंदर फिर जाके ख़त्म हो गया। हाँ, तो वो जाहिर है वो जब फायरिंग वाला वाक़या हुआ इमरान खान पर, तो कोर्ट बेसिकली वो असल में शौकत साहब कह रहे थे कि आप ऑर्डर में ये फरमा दें कि इन्वेस्टिगेशन चाहे तो उनके भी बयान रिकॉर्ड कर लें। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। उसके बाद वो उठ के भी चले गए, बड़े रूडली बस उठ के चले गए। अच्छा, रियाज हनीफ राही साहब आज आ गए, वो कहते रहे कि सर मुझे 2 मिनट दे दें। वो क्यों नहीं सुना उन्होंने? रियाज हनीफ राही एक हफ्ता इधर उधर घूम के पता नहीं कहाँ से आए हैं। नहीं, उनकी पिटीशन का नंबर 23 है और जो अली जफर की पिटीशन है वो नहीं, वो तो अपने मिसिंग होने के हवाले से कोई बात कर रहे होंगे ना? नहीं, वो मिसिंग होने के हवाले से बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने मिसिंग नहीं होना, वो ये जहन में रखें। तो उनका जो भी पिटीशन है या केस है वो उसका नंबर 23 है। लेकिन जो अली जफर साहब ने इम्प्लीड होने की रिक्वेस्ट की वो 21 पे है। ये जहन में रखे, वो 21 है। पहले राय साहब ने किया था, अली जफर साहब ने तो बाद में। वो 21 पे आए ना। ये क्या नंबर नाज़िर साहब जिसने कहा होगा उसने नंबर लगा दिया। बस वो फिर बस जो भी है, बहरहाल नंबर 21 पे उन्होंने। यूम साहब ये था ना कि चीफ जस्टिस दी मास्टर ऑफ रोस्टर, वो जजमेंट में मजे की बात है, वो उस पर हमने अभी बात नहीं की। एक हल्की फुल्की में वो जजमेंट में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये वो आज को नोटिस वाली जो कल आई है 3 जी जो अक़लियती राय कह रही है कि हम अक्सरती राय 4-3 या 3-2 पे आज जवाब बकायदा जवाब शिकवा आया। पहले शिकवा आया था, फिर जवाब शिकवा, और उन्होंने मिनॉरिटी को रख के, मिनॉरिटी जजमेंट क्योंकि पहले आ गई थी, उसका जवाब दिया। नहीं, माइनॉरिटी जजमेंट कैसे, वो तो अक्सरियती जजमेंट है, 4 जजेस की। तो लेकिन अब क्या ये मान रहे, अब चीफ जस्टिस दी मास्टर ऑफ रोस्टर फाइनल स्टेज होती है ना कयूम साहब। आप मुझसे बेंच के जो डिसीजन है ना, जिसमें उन्होंने 5 मेंबर बेंच बनाया है, वो जो डिसीजन है या जो ऑर्डर है वो जुडिशियल ऑर्डर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है। उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नासिर साहब, ये जो 4-3 का मामला है, ये 9 रुकनी बेंच बना के तो उसको तय कर दें एक दफ़ा यार। नहीं, वो कर दें। लेकिन बहरहाल जो मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने साहब ने लिखा है, वो ये कह रहे हैं कि वो जुडिशियल ऑर्डर है और वो एक न्यायिक केस है। और अगर शरारत सुनो, वो और जो 4-3 वाली जो है ना वो होती तो फिर वो 7 मेंबर बेंच का ऑर्डर होता। वो चूँकि देयर इज़ नो 7 मेंबर बेंच, इसलिए वो 5 मेंबर बेंच का ही जो फाइनल डिसीजन है, वो ये उनके आर्गूमेंट। हाँ,
आपको ये दिल आपके दिल के लगते हैं? यार वो अरिथमेटिक है वो तो यूं साहब वो जब 9 रुकनी बेंच था उसके बाद ये 5 बना, एंटी रूम में कोई डिस्कशन, और खुद आके बताया कि 2 जज साहबान उठ गए हैं। हाँ, और बाकी 4 ने जो है वो अपने डिसमिस कर दिया सो मोटो। उठ गए हैं। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट और में नासिर साहब फिर उन तमाम जज साहबान के नोट भी इस जजमेंट का हिस्सा है। नहीं, अतर मिनल्ला साहब ने नोट में कहा कि मैंने रिक्यूज़ नहीं किया था। याया साहब ने तो कह दिया था कि मैं डिसमिस कर रहा हूँ, यानी अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। ओपिनियन तो दे दी थी, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस चाहें तो मुझे बिठा सकते हैं। अच्छा, उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया था अतर मिनल्ला साहब ने। चीफ साहब ने, क्योंकि बात वही आ रही है कि वो जब फैसला ज़हन में रख के आप बेंच बनाएंगे ना, पहले 9 था तो 5-4 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर वो 7 रुकनी होता तो 4-3 से यही फैसला आता, ठीक है, अंदाज़ा था उनको। और चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है किसी जज को बेंच से अलग करने का। लेकिन उन्होंने कहा 2 बंदे साढ़े, हालांकि वो बंदे एंटी रूम में क्या डिस्कशन हुई, क्यों वो रिक्यूज़ कर गए, किसने उनको कहा, ये कोई किताब लिखेगा तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी 2 बंदे लाइक माइंडेड गए ने, तो 2 इदो भी वैसन ना, मतलब कम बराबर हो। फिर ये हुआ और उसके बाद ये है कि 5 रुकनी बेंच बना। ये तो खैर वो उसके बाद 4-3 का जो मामला था कि जी 4-3, लेकिन ये इसका वंस फॉर ऑल आपकी बात ठीक है कि जो रिमेनिंग जज हैं उनका बेंच बना दें, वो फाइनल डिसीजन। लेकिन लग ये रहा है कि थ्रू आउट जो है 2017 से फैसलों कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ही रहेगी। ठीक किया था ना, उनको रिक्यूज करना भी चलें नाज़िर साहब, वक्त ज़्यादा हो गया आज मेरा ख्याल में, तो घंटे से ज़्यादा हो गया। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए।